अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड दिस वुड बी द लास्ट शो ऑफ दिस वीक ऑफ जोर का जोड़। मगर बहुत सारी बातें आज भी करने को हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक दफ़ा फिर से इन एक्शन दिखेगी। दुआओं का सिलसिला शुरू कर दीजिए बिकॉज हम पहला जो T20 है वो तो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये दूसरे T20 में किस तरह की परफॉर्मेंस देगी टीम पाकिस्तान वो देखनी पड़ेगी। दवा उन्होंने करनी है, दुआ हमने करनी है। बट येस, अ लॉट टू डिस्कस टुडे एंड आज focus of the show would be regarding the medical surroundings and medical department, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल मिसहैंडलिंग, उसके हवाले से बड़ी डिटेल में आज हमारे इस शो पे डिस्कशन होगी। सो डोंट मिस आउट। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जहाँ तक ताल्लुक़ बिल्कुल आखिर में की गई बात का मेडिकल पैनल के हवाले से है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखते हैं तो खिलाड़ियों की इंजरीज़ के हवाले से ख़ासे मसाइल का सामना है। खिलाड़ी या तो उनकी तशख़ीस ठीक नहीं हो पाती है या फिर उनको इलाज ठीक तरीके से तजवीज़ नहीं किया जाता, जिस वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ी या तो उनकी इंजरीज़ का जो दौरानिया है, जो उनकी फ़िटनेस की बहाली का दौरानिया है जिसमें उन्हें टीम में वापस आना होता है, वो या तो तवील हो जाता है या फिर वो इस तरीके से खेलते हैं कि शायद मुकम्मल फ़िट नहीं हो पाते और फिर इंजरीज़ एक के बाद एक उनको लगती रहती है। ये बड़ी अहम चीज़ है पाकिस्तान के क्रिकेट में और यकीनी तौर पर आज कुछ अच्छी चीज़ें इस हवाले से आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल। और जहां हम बात करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की कोताहियों की, तो हमने पास में बहुत पाकिस्तान क्रिकेट में ये स्टोरीज सुनी हैं। सकलैन मुश्ताक से लेकर उमर गुल तक हमने देखा है कि किस तरह चीज़ों को मिस हैंडल किया गया एंड कैसे उनके करियर दाव पे लगे। मोहम्मद जाहिद एक और नाम थे शोएब अख्तर से पहले, एंड देन शोएब अख्तर के जो नीज़ का इशू। देयर हैव बीन सो मैनी स्टोरीज इन पाकिस्तान क्रिकेट एंड किस तरह हमने टैलेंट को नर्चर किया, उभारा एंड इवेंचुअली किसी इंजरी को मिस हैंडल किया एंड आगे फिर क्या किया, किस तरह ये मिस हैंडलिंग होती है, क्या सिलसिला होता है, इस हवाले से बड़ी डिटेल में बात होगी। मगर सिर्फ ये बात नहीं होगी, बात साथ साथ ये भी होगी कि किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, किस तरह बेहतर कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को। बिकॉज इन द रिसेंट टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मेडिकल डिपार्टमेंट एंड आई होप कि वो इस पर सक्सेसफुल हो जाए। बट बिफोर एनी ऑफ दिस डिस्कशन, इस वक्त स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चल रहा है, सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले ऑब्वियसली हम बात करेंगे पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। ये 3 T20 की जो सीरीज़ है उसमें से जो पहला T20 है वो आयरलैंड ने अपने नाम किया था। आज दूसरा T20 हमें इन एक्शन दिखेगी टीम पाकिस्तान एंड टीम आयरलैंड एंड लेट्स सी हाउ द परफॉर्मेंसेज आर। साथ साथ जो है जो पाकिस्तानी हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस भेजे। बाबर आजम ने जो है वो मैसेज भेजा पाकिस्तान हॉकी टीम को, उन्होंने ट्वीट की। क्रिकेट के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि अपनी हॉकी टीम पर वो बेहद फ़ख्र करते हैं। बाबर आजम ने ये भी कहा कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने महदूद वसाइल में शानदार परफॉर्मेंस दी। वैसे वाकई जितने वसाइल जो है वो हमारे क्रिकेटर्स को मिलते हैं, इनको तो कभी कंप्लेन ही नहीं करनी चाहिए, सिर्फ परफॉर्मेंस देते रहनी चाहिए। बाबर आजम का कहना था कि उनकी सपोर्ट जारी रखें, पाकिस्तान हॉकी टीम की सपोर्ट जारी रखें और ये ज़रूर ट्रॉफ़ी जीतेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पाकिस्तान हॉकी तरक्की की राह पर गामजन है। और कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने भी कहा कि पाकिस्तान टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही और फाइनल में आखिरी वक्त तक लड़ती रही। कहने सुनने की बात हो रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी कुछ कहा है। वो पहुंचे हैं हॉलैंड पाकिस्तान टीम की हौसला अफजाई के लिए और ये भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है। आयरलैंड पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल। चंद घंटे पहले तक आप कह लें, आप 1-2 रोज़ पहले तक कह लें, वो पाकिस्तान टीम की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे। और फिर जब उन्होंने देखा कि पहला मैच पाकिस्तान की टीम हारी है तो वो पहुँचे हैं डबलिन और उन्होंने पाकिस्तान टीम्स के खिलाड़ियों से आज सुबह मुलाकात भी की है। सुनने में आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि ख़ासी तफसीली मुलाकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की और उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उन्होंने ये कहा है कि आपको यकजान होकर मुत्तहिद होकर आखिरी गेंद तक लड़ना है, फ़तह आपके कदम चूमेगी अगर आप मुत्तहिद होकर खेलते रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिस पर उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने कहा है खिलाड़ियों को
जान लड़ा दें। और आज पाकिस्तान की टीम इस दूसरे T20 मैच में आयरलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए जान लड़ाने के लिए मैदान में उतरेगी। बिल्कुल जी, और ये बार बार वैसे मोहसिन नकवी को क्यों टीम के पास जाना पड़ता है और टीम को ये सब कुछ बताना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली जान तो वैसे ही लड़ानी चाहिए। सो यस, उसके हवाले से भी ज़रा हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। बट फिर आगे हम बात करते हैं एक ऐसा नाम, अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें, जिसके लिए होता था कि ये कब रिटायर हो गए। ये बॉलर ऐसे है जो कि 41, he'd be 42 now, और इस उम्र तक फास्ट बॉलिंग करना वाज अ वेरी बिग चैलेंज। बट यस, जिमी एंडरसन, जेम्स एंडरसन, अब इवेंचुअली इंग्लैंड के दी फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन, उन्होंने इवेंचुअली अब ऐलान किया है कि वो he'll hang his boots, और ये जो पहला वो टेस्ट मैच खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, जिसमें जो पहला टेस्ट मैच है वो खेलने के बाद ही विल जस्ट वेव इट ऑफ, एंड वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। सो ये आखिरी उनका करियर का टेस्ट मैच होगा जो कि जिमी एंडरसन खेलेंगे। बट व्हाट अ amazing career, what an amazing career that he has gone through it। अगर जिमी एंडरसन की मैं बात करूं तो जिमी एंडरसन ने जो है वो टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेटें हासिल करने वाले वो वाहिद बॉलर हैं, और उन्होंने इस संगे मील तक पहुंचने के लिए 187 टेस्ट मैचेस का सहारा लिया है। सो हैट्स ऑफ टू हिज वंडरफुल करियर एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर जिमी एंडरसन। बहुत शुक्रिया जिमी एंडरसन। और बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया सवेरा, इनके साथ साथ स्टुअर्ट ब्रॉड, ये दोनों, ये जोड़ा ऐसा था फास्ट बॉलर्स का जिन्होंने एक देर तक बिलखुसूस इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस खेलने वाले जितनी भी टीमें आती थी उनके लिए मुश्किलात खड़ी करते रहे, और उनके लिए एक बड़ा मुश्किल हरीफ ये रहे रन्स बनाने के एतबार से। वैसे दुनिया के दीगर ममालिक में भी जब कभी ये गए तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा ज़रूर किया। रिवर्स स्विंग के ऊपर बड़ा उबूर हासिल था और बहुत लंबा करियर, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में शोएब मलिक का जिक्र किया जाता है। ये कोई मवाजना नहीं है खिलाड़ियों का, लेकिन जब आप करियर के तवील होने की बात करते हैं तो एक इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ और इतनी फिटनेस के साथ इतना लंबा अरसा खेलना बहरहाल अपनी जगह पर एक उनकी कामयाबी है। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम की बात करते हैं, जहां पर एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान की वुमेन टीम को इंग्लैंड के खिलाफ, और 53 रन से पाकिस्तान वुमेन टीम ये मैच हारी है। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने विकटें हासिल की, लेकिन उस इब्तदाई तौर पर हासिल की गई विकटों का पाकिस्तान की वुमेन टीम ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाने में नाकाम रही। इससे पहले पाकिस्तान की टीम होम सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 और वनडे मैचेस में भी नाकाम रही थी, और अब पाकिस्तान की टीम जहां पर इंग्लैंड में खेल रही है वहां पर पाकिस्तान को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है। इब्तदाई तौर पर जो पाकिस्तान ने विकटें हासिल की थी, लगभग मेरा ख्याल 11 रन्स पर 4 विकटें, लेकिन उसके बावजूद 20 ओवर्स में 160 से ज़ायद रन्स बनाने में इंग्लैंड की टीम कामयाब हो गई। तो पाकिस्तान टीम को इस तरीके से एक और शिकस्त का सामना रहा। बिल्कुल जी, कोई अब लेम एक्सक्यूज़ नहीं है पाकिस्तान वुमेन टीम के पास, बिकॉज अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है इस टीम पे, अच्छा खासा उनको जो है एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ है। बट इवेंचुअली जब वेस्ट इंडीज़ वुमेन टीम आई यहाँ होम कंडीशंस में, वहाँ पाकिस्तान टीम बेहतर नहीं कर सकी। अब पाकिस्तान टीम जो है जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेल रही है, वहाँ तो मुझे लगता है कि हमें एक्सपेक्टेशंस ख़त्म ही कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जो अपने घर में वेस्ट इंडीज़ की टीम से जो है वो अच्छे तरीके से उनको फेस ना कर सके, वो इंग्लैंड को जाके क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये सवेरा आपने बात अच्छी की है कि अब आपके पास कोई माजरत खाना रवैया आप इख्तियार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब सारा साल कहीं ना कहीं क्रिकेट पाकिस्तान वुमेन टीम को ज़रूर देखने को, खेलने को, सीखने को मिलती रहती है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो विमेन है इसका सारा साल कहीं ना कहीं मसरूफियत ज़रूर रहती है, और जब आपके पास हर साल में आपने मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर अपने मुल्क में बाहर आपने क्रिकेट खेलनी है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास मौक़े कम हैं सलाहियतों के इजहार के, या फिर आपके पास सहूलियात कम हैं। जो चीज़ें आपके पास हैं, क्या अगर सिर्फ वही देख लें तो क्या नताइज उससे मुताबिकत रखते हैं, तो यकीनी तौर पर आपको ये कहना पड़ेगा कि नताइज ख़राब हैं। अब सहूलियात माजी की निस्बत बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल, एंड विद दैट व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में बस इतना ही है। एंड आज जिस तरह मैंने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम टच कर रहे हैं, बिकॉज इतनी इम्पोर्टेंस एक एथलीट की ज़िंदगी में एक मेडिकल डिपार्टमेंट की होती है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट आज ये डिस्कशन होगी हमारी जोर का जोड़ पे, बिकॉज जो गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ बीन विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हैं वो चीफ मेडिकल ऑफिसर रहे। उसके बाद जो है, अगर मैं इनकी और आपको एबिलिटीज़ बताऊं और इनकी क्वालिटीज़ बताऊं,
तो दुनिया में 9 ही लोग हैं जिन्होंने जो है वो पीएचडी की है क्रिकेट इंजरी प्रिवेंशन पे, ये उनमें से एक हैं। देन ही इज़ द मेंबर ऑफ द मेडिकल एडवाइजरी एट द आईसीसी। साथ ही साथ ही इज़ करंटली वर्किंग विद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। टीम डॉक्टर हैं ये ऑस्ट्रेलिया ए के, अंडर 19 के, एंड जो नेशनल डेफ क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलिया की उसके। विद दैट ही इज़ ऑल्सो द चीफ मेडिकल ऑफिसर फॉर द पोर्ट मेलबर्न फुटबॉल क्लब, और जो है ही इज़ द डॉक्टर फॉर विक्टोरियन स्टेट फुटबॉल टीम एज वेल। सो और साथ ही साथ जब मैं इनकी इन्वॉल्वमेंट विद पाकिस्तान टीम बताती हूँ तो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ 2 वर्ल्ड कप्स में ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। एक 2021 का वर्ल्ड T20 जो कि दुबई में खेला गया था, एंड देन 2022 का वर्ल्ड T20 जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, ये उसका हिस्सा रहे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नजीबुल्लाह सोमरो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो डॉक्टर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। यू वेलकम डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ऑब्वियसली डॉक्टर साहब आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि 3 दिन पहले हमने उस्मान कादिर की एक स्टोरी सामने रखी थी और हमने उस्मान कादिर के हवाले से वो बताया था कि एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्लेयर क्या सोचता है और क्या बात हुई। हमने काफ़ी डिटेल में उसमें बात की थी, शाहिद आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, एंड वो थी एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू की स्टोरी। ऑब्वियसली वी नीड टू गेट द अदर पॉइंट ऑफ व्यू कि एक जो उस वक्त करंटली मेडिकल का हेड था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज उस्मान ने आपका नाम लिया उस पूरी कॉन्वर्जेशन में और हमने भी वो डिस्कस की बात। सो डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल कोई टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्टली आपकी तरफ आऊँगी। उस्मान कादिर की स्टोरी एंड देन द टाइम लाइन्स, लेट्स मैच इट अप एंड लेट्स सी कि क्या गलती हुई इन बिटवीन और क्यों एक प्लेयर को ये लगा कि उसके लिए करियर डॉन्टिंग हुआ जब मेडिकल रिपोर्ट्स शायद उनके हिसाब से नहीं आई। Thank you, Savera, for getting my perspective on this particular story. I appreciate that. मेरी इस टॉपिक पे हाफिज साहब से भी बात हुई थी कुछ दिन पहले, and I think the story has a lot of holes in it, and it's important कि अगर हम इसको timeline wise chronologically बात करें तो everything would be clear in front of everyone. And the only reason I'm coming over here और इस चीज को मैं clarify करना चाह रहा हूँ इसलिए कि he has personally named me, and from my point of view मैं 13 साल ऑस्ट्रेलिया में गुजार चुका हूँ. Credibility is everything. Exactly. And in terms of, and if somebody challenges my credibility, then I have to bring out the truth. और इसमें जो भी मैं बात करूंगा वो वही बात होगी जो मीडिया पे ऑलरेडी मौजूद है, उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल मेडिकल डेटा शेयरिंग नहीं करूंगा. ठीक है. एंड आई जस्ट मेक श्योर दैट आई आंसर व्हाट एलिगेशंस ही हैज पुट अप अगेंस्ट, और उस पे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लें. और इससे पहले जब मैं स्टार्ट करूं तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर उस्मान कादिर, in fact all players of Pakistan, and all are very important for all of us. So that's an important thing as well. Now coming to the story of that, so 3 हमारी बैक टू बैक सीरीज थी. नंबर 1 जो हमारी सीरीज थी वो वर्सेस इंग्लैंड थी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 7 T20 हमने खेले थे. उसके बाद वहां से फौरन हमें जाना था न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज खेलने के लिए, एंड देन फ्रॉम न्यूजीलैंड हमें जाना था 2022 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया. तो ये बैक टू बैक सीरीज थी सारी. इस सीरीज के 4th मैच में, एंड यू कैन लुक अप द फुटेज एज वेल, उस्मान ने एक कैच पकड़ने की कोशिश की जिससे उसका राइट थंब इंजर्ड हो गया. उसके बाद हमने एक्सरे करवाया, एक्सरे में फ्रैक्चर था उस थंब के अंदर. अब उस मैच में उस्मान ने बॉलिंग भी नहीं की, तो देयर इज नो डाउट्स अबाउट कि वहां पे फ्रैक्चर था या नहीं था. देन दैट डाटा और जो रिकॉर्ड हमारा था, वहां उस वक्त हमारा मेडिकल पैनल होता था जिसमें 5 इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे, नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे, जिसमें 2 यूके के इंग्लिश प्रीमियर लीग के डॉक्टर्स थे, एक ऑस्ट्रेलियन ऑर्थोपेडिक सर्जन था और 2 आगा खान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे. वो इमेजेस हमने वहां पे शेयर किए. वहां से हमारे पास रिकमेंडेशन ये आई कि ये फ्रैक्चर है, इसको कम से कम 3 हफ्ते कास्ट में रहना है. कास्ट हम लोग थंब का बना के देते हैं इनको, और उसके बाद ये ऐसे एज ए फिजियोथेरेपी एंड दे कैन स्टार्ट बॉलिंग. इसको पूरे प्रोसेस को 3 से 4 हफ्ते लगेंगे. ये जो इंजरी हुई थी ये हुई थी 25 सितंबर 2022 को. जो वर्ल्ड कप का हमारा पहला मैच होना था वो इंडिया के अगेंस्ट होना था, जो आपको पता है फेमस मैच था एमसीजी के अंदर, और वो था 22 अक्टूबर को. Okay, so there was a period of 4 weeks between 25th of September and 22 October. ठीक है. तो मैंने एज पर प्रोटोकॉल जब भी कोई इंजरी होती है तो वी एडवाइस पीसीबी कि इंजरी की क्या टाइमलाइन होगी और क्या इंजरी है, तो वो मैंने इन्फॉर्म कर दिया था पीसीबी को.
What happened is that Usman got selected in the New Zealand series as one of the squad members. I don't know the reasons for that, but anyway, Usman हमारे साथ न्यूजीलैंड चले. ये जानने के बावजूद he was selected that he is not fit. Yes. Okay. So, and this is not the first time it has happened. It has happened before as well. Injured players team के साथ travel करते रहे. So it has happened and it can happen. So and that has nothing to do with me. Anyway, so उस्मान वहां पे गए. उस्मान को हमने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि क्योंकि आपका फ्रैक्चर है, आपको कास्ट के अंदर रहना है. अगर आप कास्ट के अंदर नहीं रहेंगे तो इससे फ्रैक्चर खराब हो सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीजें जो समझने की जरूरत है. क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड से नहीं आते, तो यहाँ पे ये चीज थोड़ी क्लैरिफाई करने की जरूरत है. जब भी किसी हाई वेलोसिटी बॉल बहुत तेज आती है, पत्थर की तरह होती है, एंड व्हेन इट कम्स एट अ हाई वेलोसिटी, तो वो किसी भी हड्डी को शैटर कर सकती है, छोटे छोटे चूरे की तरह पीसेस कर सकती है. बिल्कुल. जब उस्मान को बॉल लगी थी तो एक तो मेन फ्रैक्चर था, उसके साथ कुछ अंदर माइक्रो क्रैक्स भी थे. ठीक. जब ये माइक्रो क्रैक्स जो है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, और अगर इनको छेड़ा जाए बहुत ज्यादा तो ये डिसलॉज हो जाते हैं, ये छोटे छोटे और फ्रैक्चर्स बन जाते हैं. बिल्कुल. उस्मान ने एज पर हिज इंटरव्यू ये एडमिट किया कि विद इन, जैसे ही वो न्यूजीलैंड गया है वहां पे उसने बॉलिंग कराना शुरू कर दी, व्हिच मींस कि विद इन द स्पेस ऑफ 2 वीक्स ही वाज बॉलिंग. ओके. यानी आपके सजेस्टेड रूटीन प्लान के बगैर ही स्टार्टेड बॉलिंग. Yes, according to him. Okay. और उस वक्त के हेड कोच अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने मना भी किया उसको कि आप बॉलिंग ना करो. अब जाहिर है जब कोई बॉलिंग कराता है तो आगे से बैट्समैन भी खेल रहा होता है, वो शॉट भी मारता है. हो सकता है उन्होंने किसी बॉल पकड़ने की कोशिश की हो या कोई कैच लेने की कोशिश की हो, या उस पर जोर डाला हो. ठीक है, एंड ही वाज ट्राइंग टू मूव हिज थंब एंड स्टफ. तो वहां से उसका कोई छोटा जो फ्रैगमेंट था वो डिसलॉज हो गया होगा, या उसको बॉल दोबारा लग गई होगी. उसके बाद अपॉन हिज रिक्वेस्ट हमने दोबारा एक एक्सरे करवाया उसका. ओके. आफ्टर 2 वीक्स. ओके. डॉक्टर साहब, ये दोबारा एक्सरे पे हम रुकते हैं. जो दूसरी दफा एक्सरे करवाया न्यूजीलैंड में, ये एक्सरे आपने दूसरी दफा कर रुकेंगे बिकॉज हमने एक ब्रेक पर जाना है. बट अब तक जो हमने ग्रैब किया इस पूरी कॉन्वर्जेशन से वो ये कि एक मेडिकल एडवाइजरी दी गई थी उस्मान कादिर को, एंड उस्मान कादिर ने वो मेडिकल एडवाइजरी नहीं फॉलो की, एंड देन वो दूसरे एक्सरे के लिए गए. ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. And welcome back to Zor Ka Jod in conversation with Dr. Najibullah Somro, who was the former Chief Medical Officer of Pakistan Cricket Board. और बात हमारी उस्मान कादिर की एक क्यूरियस केस ऑफ इंजरी से हो रही है, और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि उस्मान कादिर का दूसरा जो एक्सरे है वो करवाया गया न्यूजीलैंड में, एंड उस दूसरे एक्सरे से क्या साबित हुआ, क्या सामने आया. इन बिटवीन उस्मान कादिर जो है वो मेडिकल एडवाइजरी के बगैर बॉलिंग उन्होंने करना शुरू कर दी थी नेट्स में, विदाउट दी मेडिकल एडवाइजरी. तो डॉक्टर नाज, आप आगे प्लीज कंटिन्यू करेंगे. जी सवेरा. सो उनका एक दूसरा एक्सरे हुआ न्यूजीलैंड के अंदर. वहां पे न्यूजीलैंड के रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किया उस एक्सरे को. That was obviously an independent X-ray, independent report. In fact, वो report PCB के पास मौजूद है, and we can always have a look at that as well. उसने ये शो किया कि उसमें जो फ्रैक्चर है वो डिसलॉज हो गया और उसके छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए. ठीक. जब वो छोटे फ्रैगमेंट्स का मतलब ये है कि फ्रैक्चर जो है ना मल्टीप्लाई हो गया है, 1 से 2 फ्रैक्चर हो गया. अब जो क्योंकि वो हड्डी कच्ची होती है, अगर कच्ची हड्डी पे बॉल लग जाए या उसकी ज्यादा मूवमेंट करें तो कभी कभार ब्रेक डाउन होके 1 से 2 उसके फ्रैगमेंट हो जाता है. So that is what happened with him. ओके. तो इसका मतलब ये कि उन्होंने अपनी उस इंजरी को किया, मगर एक प्लेयर को ये लगा कि नहीं जी वो इंजरी उसको एग्जैचुरेट कर दिया गया जस्ट टू पुश हिम आउट ऑफ द स्क्वाड. मे बी दैट वुड बी द बेटर इंटरप्रिटेशन फॉर दैट. So he was never going to play in New Zealand series. Number 1. Number 2, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट अगर ईयर 1 का भी मेडिकल स्टूडेंट होगा, नॉट इवन अ डॉक्टर, कोई भी हड्डी 2 हफ्ते में कभी नहीं जुड़ती. हड्डी को 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, ज्यादा भी लगते हैं. अगर आप उसको मूव करते रहेंगे, हड्डी को उसके साथ खेलेंगे, उसको कास्ट से निकाल देंगे, एडवाइस नहीं लेंगे, 8 से 10 दिन के अंदर उसको खेलने की कोशिश करेंगे तो हड्डी टूटेगी. जाहिर है वो हड्डी इतनी कच्ची होती है कि उसके 2 से 15 से हो सकता है. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने उस्मान का जिक्र किया है, आपकी बातचीत क्या होती रही है? क्योंकि बाज़ औक़ात वो जब बात करते हैं तो लगता है कि शायद
आपकी और उनकी कोई बातचीत होती रही है, कोई हौसला अफजाई होती रही है, या फिर उनको जानबूझकर देर रखा जाता रहा, या फिर ये जो दूसरा एक्सरे है ये उस्मान ने खुद कहा था करवाने के लिए, या फिर हेड कोच साहब ने कहा था उनको ये एक्सरे के लिए कि आप दूसरे एक्सरे की तरफ जाएं? और तीसरा इसके साथ जुड़ा सवाल ये भी है कि अगर वो इंजर्ड हैं, 4 हफ्ते का उनको इब्तदाई तौर पर तजवीज़ किया गया आराम, ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि 4 हफ्ते तक वो ठीक होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो सिलेक्ट हो गए हैं, तो मेडिकल पैनल कहाँ पर खड़ा होता है फिर? देखिए, सिलेक्शन, सबसे पहले मैं आखिरी जवाब पे आता हूँ। सिलेक्शन इज नॉट जॉब ऑफ मेडिकल पैनल। मेडिकल पैनल का जॉब है कि वो बताएगा कि प्लेयर की फिटनेस लेवल्स कैसे हैं, प्लेयर अवेलेबल है फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट। अगर टीम खिलाना चाहती है एक इंजर्ड प्लेयर को, देन दैट्स टीम मैनेजमेंट प्रोगेटिव। माजी में हमने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं, जैसे वो फेमस केस है 1982 वर्ल्ड कप का, इंजमाम वाज वेरी सिक, उसने कहा कि मुझे मैच नहीं खेलना, मेडिकल लोगों ने भी कहा, लेकिन he eventually played and won the game. More recent example ये है कि नेथन लायन, ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर है, वो टेस्ट मैच सेव करने के लिए एशेज में, क्योंकि उनको काफ स्प्रेन हुआ, मतलब आके उन्होंने बैटिंग की और नहीं, डॉक्टर नाज, डॉक्टर साहब, एक रीसेंट जो मेरे जहन में इस वक्त आता है, दैट इज 2021 वर्ल्ड कप। यू वर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम एज वेल। रिजवान जो कि आईसीयू में थे एक रात पहले, एंड अगले दिन जो है उन्होंने सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड T20 का। दैट इज अनदर एग्जाम्पल। मे बी आपकी उसमें एक्सेप्टेंस थी कि नहीं थी, वो मुझे पता नहीं है, आप बता सकते हैं बेहतर। Oh, that was thanks for reminding that. That was a very interesting and incredible case. In fact, वहाँ पे डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में कहा था कि अगर ये 15 से 20 मिनट लेट हो जाते तो वो बच नहीं सकते थे। Exactly. तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया। टीम रिक्वायरमेंट ये थी कि प्लेयर को फिट करना है। Yes. और वी वर्क डे एंड नाइट विद हिम ओवर द कोर्स ऑफ 48 आवर्स, और फिर वी गॉट हिम फिट एंड मेड हिम प्ले इन द मैच, और उसने खेला। तो एज अ डॉक्टर और एज द मेडिकल स्टाफ हमारा एम ये होता है कि हम लोगों को फिट करें। लोगों को फिट, अनफिट करना तो आसान है, लोगों को फिट करके खिलाना इज द होल गेम। So that actually, thanks for bringing that up. ये show करता है कि we are competent and we solve complex cases and bring people back into the team. Yeah. लेकिन कुछ इंजरीज को हमें रिस्पेक्ट करना पड़ता है। Exactly. अगर आप फ्रैक्चर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या इंजरी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इंजरी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल। तो you have to give it the time. और उस टाइम से पहले कोई भी दुनिया का डॉक्टर जल्दी प्लेयर को लेके नहीं आ सकता फिट करके, as simple as that. तो इंजरीज को, उस्मान की बात है, हाँ, उस्मान की तो ये, कंप्लीट कर लेता है। हाँ जी प्लीज। मैं ये कंप्लीट करना चाह रहा था कि मेरा एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एज अ डॉक्टर काम है कि न सिर्फ प्लेयर का इलाज मेडिकली किया जाए, लेकिन प्लेयर के ऊपर मेंटल भी बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको मेंटल हेल्थ और मेंटल इस साइड को भी आप एवेल्युएट करें, क्योंकि नॉट जस्ट इट्स अ फिजिकल इंजरी, मेंटली स्कारिंग एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स लीड टू परफॉर्मेंस डेट्रीमेंट, परफॉर्मेंस खराब होती है उससे। तो मेंटल हेल्थ इज अ बिग थिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो मेरा भी कोशिश यही होती थी कि जो प्लेयर कभी ड्रॉप हो जाए टीम से या उसको इंजरी हो जाए, तो मैं हमेशा उनसे कांटेक्ट में रहता था, मैं उनको इनकरेज करता था। और मैंने उस्मान को भी यही मैसेज किया था कि उस्मान, यू आर एन एक्सीलेंट प्लेयर। और ये मैंने वर्ल्ड कप की बात किया था उसको, जब वो ड्रॉप हो गया था कंप्लीटली टीम से, कि यू आर एन एक्सीलेंट प्लेयर, आप कीप करके हाथ, इंशाल्लाह आपकी टीम में कम बैक हो जाएगा। जस्ट एन इनकरेजिंग मैसेज, जिसपे उन्होंने मुझे एक रिस्पॉन्स दिया, क्या मैं वर्ल्ड कप खेल सकता था। तो एज मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन के हिसाब से तो वो वर्ल्ड कप खेल सकता था, क्योंकि 25 सितंबर की उसकी इंजरी हुई थी, 22 अक्टूबर को पहला मैच था, 4 हफ्ते का पीरियड था। 4 हफ्ते अगर उसने रेस्ट कर लिया होता तो ही वाज ओके फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन सवाल ये था कि वो मेडिकल बेस पे वर्ल्ड कप से ड्रॉप नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो मेडिकल बेस पे ड्रॉप होता तो उसकी जगह पे एक और स्पिनर आता टीम के। बिल्कुल। लेकिन उस्मान की जगह पे तो फखर जमान आया था खेलने के लिए। दैट मीन्स कि टीम की रिक्वायरमेंट थी एडिशनल बैट्समैन को खिलाना। Yes. और जब फखर जमान आउट हुआ वर्ल्ड कप से, तो उसकी जगह पे हारिस जूनियर आया था, आपको याद होगा। जी। तो स्पिनर तो कभी भी नहीं आया टीम के अंदर। सो दैट मींस टीम डिड नॉट नीड एन एक्स्ट्रा स्पिनर, टीम नीडेड एन एक्स्ट्रा बैट्समैन। नहीं तो डॉक्टर साहब, एक सॉरी, कता कलामी की माफी, तो फखर जमान की मेडिकल एक्सेप्टेंस आपने दी थी क्या? मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि हाँ जी फखर सही है, फखर को रिप्लेस कर दें बिकॉज ही इज मेडिकली फिट टू प्ले फॉर द वर्ल्ड कप? Yeah, again, a very good question. I actually don't want to delve into Fakhar's case, क्योंकि इसमें मैं एक बहुत डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, जिसकी मैंने लिंक भी आपसे शेयर की है। बिल्कुल। और ये हमने बड़ा क्लियरली एक जो है ना एक स्टांस लिया था, टीम मैनेजमेंट, द मेडिकल स्टाफ, प्लेयर हिमसेल्फ, उसको रिस्क
पता है फखर इज अ वेरी ब्रेव प्लेयर एक्चुअली Yes. एंड बिग हार्ट रियली ब्रेव प्लेयर ही न्यू द रिस्क लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए वो रिस्क लिया उसने कहा कि आई वांट टू कम एंड प्ले फॉर द टीम और हमें पता था कि जो चीजें हैं वो है लेकिन जब टीम नीडेड हिम एंड दैट्स फाइन वी वर्क विद द टीम सर्टेन इंजरीज के अंदर आप कुछ आपको लीवे होती है यू कैन मूव अराउंड फॉर एग्जांपल अगर फखर यही फास्ट बॉलर होता ठीक और उसकी नी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं एज कम्पेयर टू बैट्समैन सो समटाइम्स यू कैन एक्चुअली प्ले अराउंड एंड टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क तो डॉक्टर साहब आप जब बार बार फास्ट बॉलर कह रहे हैं तो मेरे जहन में अचानक से शाहीन शाह अफरीदी आ जाते हैं रिस्पेक्टिंग द इंजरीज Was his injury respected when he was made to travel with the team for Netherlands series while he was injured? Well, again, there's a little bit of a challenging question. Yeah. And I obviously don't want to go too much into that case. Again, that case has been quite a bit in the media. So मैं सिर्फ वही बातें करूँगा जो मीडिया के अंदर है. And I'm not going to bring up anything else. इससे एक बड़ी क्लियर प्रेस रिलीज हुई थी पीसीबी की एंड यू कैन सी मैंने उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दी मेरे ख्याल से एक बड़ी सिंपल एक चीज है अगर प्लेयर का कोई चांस नहीं है वो सीरीज खेलने का जीरो चांस देन एन इंजर्ड प्लेयर शुड नॉट बी ट्रैवलिंग विद द टीम इट्स एज सिंपल एज दैट क्योंकि ट्रैवल इज अ लेबोरियस प्रोसेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इंजर्ड प्लेयर को फिर एक होटल से दूसरे होटल से तीसरे होटल प्लस वहां पे डेडिकेटेड रिहैब नहीं हो सकती क्योंकि होटल्स के अंदर रिहैब की फैसिलिटीज नहीं होती ओके प्लेयर्स अगर इंजर्ड हैं तो दे नीड टू गो टू प्रॉपर डेडिकेटेड रिहैब फैसिलिटी जहां पे उनके पास 1-on-1 फिजियो मौजूद हो ऐसा नहीं कि 15 से 18 लोग टीम के अंदर वैसे ही हो उसके साथ एक फिजियो हो और फिर वो एक और प्लेयर को भी देख रहा हो दे कैन नेवर गेट द क्वालिटी ऑफ केयर So that's my view and I will always remain with that view. बट डॉक्टर साहब कभी कभार ऐसा हो सकता है ना कि आपको फिजियो ही कह देता है कि नहीं जी एनसीए में तो इतना अच्छा फिजियो होगा नहीं सबसे अच्छा फिजियो टीम के साथ है तो चलो जी टीम के साथ ट्रैवल करते हैं ऐसी भी तो कभी कोई बात हो सकती है ना But that's not the right way of doing things. Obviously. The right way of doing things is getting the player dedicated rehab, which means that अगर कोई 1-on-1 फिजियो नहीं कर सकता तो वो 18 लोगों को देखेगा या एक इंजर्ड प्लेयर को देखेगा. So it just doesn't add up, does it? हाँ. अच्छा डॉक्टर साहब एक जो उस दिन हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही थी शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे एक कॉन्वर्जेशन हुई एक कमेंट दिया शाहिद खान आफरीदी ने व्हेन ही वाज द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान टीम मैं आपको वो सुनवाना चाहते आपसे कुछ बात ज़रूर करना चाहते हैं मैं जब सिलेक्शन कमेटी का था चेयरमैन तो मुझे फ़खर के बारे में कहा गया था कि फ़खर इंजर्ड है वो फिट नहीं है तो मैंने कहा अच्छा तो मैं अगले दिन मैंने फ़खर को कॉल की मैंने कहा फ़खर आओ ज़रा तुम्हारा फिटनेस टेस्ट लेना है तो फिटनेस टेस्ट उसका ज़बरदस्त वो तो बिल्कुल फिट था मैंने फ़खर तुम बिल्कुल ठीक हो गए कह रहे लाला मुझे तो कोई इंजरी नहीं है अच्छा ये मुझे इस तरह बताया गया साथ में मुझे उस वक्त टीम के वो उन्होंने ये बताया कि लाला अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दी मैंने कहा परफॉर्मेंस की वजह से हमने इसको बाहर करना है कि फिटनेस की वजह से कह रहे फिट भी नहीं और परफॉर्मर भी नहीं है मैंने कहा यार मैं कहाँ चेयरमैन बन गया खैर तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जब किसी को थोड़ा सा साइड पे करना होता है बिठाना होता है हमने बहुत सारी सवेरा अभी की बातें हैं ये ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है लड़के पाकिस्तान टीम में जिनके नाम नहीं आए वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना मना कर दिया उसने उन प्लेयरों ने फिजियो से इतनी उनकी दोस्ती यारी है जिसकी वजह से फिजियो की प्लेयरों को पूरी सपोर्ट है कि वो जिस तरह की रिपोर्ट चाहते हैं वो बना के दे देते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में रेस्ट करवा देते हैं क्लिफ की बात कर रहे हैं जो भी हटा दें क्लिप को जो भी है ये जी डॉक्टर साहब आपने गुफ्तगू सुनी है शाहिद खान आफरीदी साहब की क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल डिपार्टमेंट जिसके आप भी सरबराह रहे हैं खिलाड़ियों के जो फिज़िकल टेस्ट हैं फिटनेस के वो भी दोस्ती यारी पर जारी होते हैं अगर दोस्त कह दे कि अनफिट हूँ तो अनफिट लिख दिया जाता है अगर वो कह दे फिट हूँ तो फिट लिख दिया जाता है शाहिद भाई ने दो तीन बातें कही हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू एड्रेस वन थिंग मैंने उनके साथ सिर्फ एक ही सीरीज की है उसके बाद मैं चला गया था पीसीबी से एंड दैट सीरीज वाज टेस्ट सीरीज विद इंग्लैंड 3 टेस्ट सीरीज जहां पे हम लोग 3-0 हो गए थे वाइट वॉश हो गए थे और देन देयर वर 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड जहां पे सरफराज ने कमबैक किया था जी तो अब फखर टेस्ट मैच खेलता नहीं है सो आई डोंट नो कि ये मेरे हाथ से मेरे बात की बात है और आई कैन नॉट
कमेंट ऑन थिंग्स जो मेरे बाद हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ी एक समझने वाली चीज डॉक्टर साहब ये- लेकिन आपके जाने के बाद हुई, लेकिन इसका क्या ये मतलब समझा जाए कि आपके जाने के फौरी बाद ये काम शुरू हो गया था? आपके अरसे के दौरान कुछ नहीं हुआ ऐसा? देखिए, मैं जब था मैं उसी पे कमेंट कर सकता हूँ। हाँ। जब जहाँ पे मैं नहीं था तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। जो समझने वाली चीज है कि मेडिकल डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर समझने वाली चीज है। नंबर 1, डॉक्टर होता है, डॉक्टर का काम है मेडिकल इश्यूज को डील करना, विच मीन्स के किसी को इन्फेक्शन हो गया, कोविड हो गया, कंकशन हो गया, ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग, दैट्स द रोल ऑफ द डॉक्टर। जो फिजियो का काम है वो मस्कुलोस्केलेटल, किसी को इंजरी हो गई तो फील्ड पे जाके उसकी इंजरी को सही करना, उसके बाद उसको रिहैब करवाना, ये फिजियो का काम है। जो ट्रेनर का काम है वो फिटनेस टेस्ट लेना, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम बना के देना और उनको फिट करना प्लेयर्स को। ओके, जो ये काम उसका है। जो चौथा स्टाफ मेंबर होता है वो मस्योर होता है। मस्योर का काम होता है मसाज करना, डिफरेंट तरीके के मसाजेस होते हैं, मायोथेरेपी करना, और ये उसका काम है। हर बंदे का अपना काम है। जिस स्पेसिफिक बंदे का काम है ये उससे सवाल होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, ये आपने 3-4 लोग बताए, क्या ये सारे सीएमओ के डिसिप्लिन में आते हैं? बिल्कुल रिपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल रिपोर्ट करता है। एंड मैं अपनी रिपोर्ट्स में लिख चुका हूँ कि क्या इश्यूज है। दैट्स कॉन्फिडेंशियल एंड दैट्स पीसीबी। लेकिन ये एक बात से मैं एग्री करूंगा शायद भाई के कि कभी भी स्टाफ और प्लेयर्स के बीच में दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ओके, नंबर 1। आप कह रहे हैं अभी दोस्ती है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि होनी नहीं चाहिए। दैट्स नंबर 1। जब आप दोस्त बन जाते हैं तो जी। प्रोफेशनल बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है। ट्रू, वेरी ट्रू। ये चीज ये इशू होता है। सेकंड चीज, अगर मेडिकल डिपार्टमेंट का बंदा है तो उसको सिर्फ मेडिकल का काम करना चाहिए। जी, दूसरे जब वो काम करेगा तो देन इट आल्सो क्रिएट्स इश्यूज। दूसरे यानी that's मेडिकल all- का बंदा that's दूसरे all. क्या काम कर सकता है? टिकटिंग कर रहे हैं वो क्या? I'll keep it over there. अच्छा, ये तो ठीक है। दूसरी बात, आप तीसरी कोई और बात कह रहे हैं इस सिलसिले में? I think जो मैं इम्पोर्टेंट बात ये Yeah. कहना चाहता था, जो वो ये देखिए, मेरा जो व्यू था पाकिस्तान आने का वो ये था कि जो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स हैं या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी बेंचमार्किंग हो पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। और दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हमारी बेंचमार्किंग होगी, हमारे स्टैंडर्ड्स और हमारे प्रोटोकॉल्स इंटरनेशनल क्वालिटी के बने होंगे, देन इट विल मेक लाइफ इजी फॉर अस। बिल्कुल। तो उसमें मैंने कुछ चीजें की थी एंड आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. और वो अगर कंटिन्यू पाकिस्तान क्रिकेट में हो तो आई थिंक देयर इज नो डाउट कि वी कैन कम्पीट विद एनी अदर कंट्री फ्रॉम अ फिटनेस एंड मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो नंबर 1 चीज थी वो थी फिटनेस पॉलिसी। एक स्टैंडर्डाइज फिटनेस पॉलिसी होनी चाहिए, बल्कि इनफैक्ट जो फिटनेस पॉलिसी मैं बना के लेके गया था पीसीबी को, इट हैड डिलिनिएशन के फास्ट बॉलर्स के लिए एक डिफरेंट फिटनेस टेस्ट होना चाहिए एज कम्पेयर टू बैट्समैन। बिल्कुल, बिल्कुल। अगेन रेड बॉल प्लेयर्स का डिफरेंट फिटनेस टेस्ट होना चाहिए एज कम्पेयर टू व्हाइट बॉल प्लेयर्स, क्योंकि उनके वर्कलोड अलग अलग होता है। ठीक। नंबर 2, हमने आपको पता है बहुत एक इंपॉर्टेंट केस हुआ था। इनफैक्ट ये केस दुनिया में सिर्फ एक केस हुआ है, और ऐसा सिर्फ क्रिकेट के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में नेवर एवर हैज एन एथलीट कम बैक आफ्टर हार्ट अटैक। तो हमारे पास ये, और ये सारे मीडिया के आबिद अंदर था, अली, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आबिद अली का केस। तो बिल्कुल। आबिद अली का केस, ही इज द ओनली player athlete in the world in any sport to have made a comeback after a heart attack. Yes. So which is a commendable thing from Abid Ali's perspective, but also there needs to be credit given to the medical team जिन्होंने उसके साथ काम किया। उसमें सिर्फ मैं डॉक्टर नहीं था, उसके साथ हमारा मेडिकल पैनल था और उसमें मल्टीपल लोग जी। इन्वॉल्व थे। हाँ। लेकिन उसके बाद हमने ये पॉलिसी बनाई कि ऐसा कभी केस दोबारा ना हो आबिद अली जैसा। ठीक है। उसके लिए हम लोग सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स की कार्डियक स्क्रीनिंग करता है, ठीक। एंड दैट्स अ पॉलिसी दैट हैज बीन गिवन टू पीसीबी। बिल्कुल। फिर हमारी कंकशन पॉलिसी बनी हुई है, क्योंकि ये भी एक रिटन पॉलिसी है, तो इस टाइप की हमने बहुत सारी चीजें की। प्लस फिर हमने ये किया कि हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया। इसके अंदर मैं पता ये चला जब मैं आया वहां पे, पिछले 25 साल से सिर्फ एक या दो डॉक्टर थे। टीम का जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो 8-10 साल से एक ही बंदा काम कर रहा है जी। कभी नए बंदे नहीं आए उसके अंदर। तो आई स्टार्टेड इंक्लूडिंग लोकल पाकिस्तानी फिजियोज विद द पाकिस्तान टीम, ताकि उनका एक्सपीरियंस बने। ठीक। अब मैं जूनियर डॉक्टर्स लेके आया, इनफैक्ट उनमें से एक जूनियर डॉक्टर अब भी पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहा है। सो दीस टाइप ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट थिंग्स नीड टू बी डन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि ऑब्वियसली फिर से एक ये सिलसिला शुरू हुआ है, डॉक्टर सुहेल को अभी रिसेंटली जो है ही इज गिवन हिज रेजिग्नेशन। अब मेरा ख्याल से एक नए पाथ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलने की कोशिश कर रहा है। व्हाट वुड बी योर सजेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? किस तरह एक मेडिकल सेटअप होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का?
आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होनी चाहिए वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ओके जो भी चीज हो रही है उसका हर बंदा अकाउंटेबल हो और हर बंदे को अपना प्रोसेस और रोल पता हो। नहीं, सबसे जिसके लिए पहले मैं ये होना एक चाहिए ना कि है। दोस्ती नहीं होनी चाहिए, जो आपने शुरू में कहा था। देखिए जब एक बड़ी एक ह्यूमन लॉजिक वाली चीज है। Yeah. जब भी कोई बंदा किसी एक जॉब के अंदर बहुत लंबा अरसा रहता है तो इट बिकम्स इजी फॉर दैट पर्सन, जी। बट ऑल्सो यू डेवलप अ लॉट ऑफ टाइल्स। ऑस्ट्रेलिया और अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग और दूसरे लीग में अगर आप देखें तो वहां पे जो भी स्टाफ होता है, कोचिंग स्टाफ हो, मैनेजमेंट स्टाफ हो या मेडिकल स्टाफ हो, वो हर 2 3 4 साल के बाद रोटेट हो जाता है। नए लोग आते हैं, क्योंकि नए लोग आते हैं तो वो नए एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, नई उनकी विजन होती है और वो चीजों को एक नई डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं। जब एक ही चीज आप करते रहेंगे तो आपको एक ही जैसा रिजल्ट मिलेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है बिल्कुल आखिर में, मुख्तसरन आप उसका ज़रा जवाब दे दें। क्या ऐसा भी सुनने में आता रहा है कि सीएमओ जो कि आप हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, आपकी हिदायत को नज़रअंदाज करके आपकी मातहत की तजावीज़ को मान लिया जाता है और खिलाड़ियों को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है? ऐसा भी होता रहा है आपके होते हुए? देखिए, I won't like to comment on that. I don't want to create any controversies over here. ये मैं ज्यादा एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव चीजें बात करना चाह रहा हूँ। आई थिंक मैं ओवरऑल एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस था पीसीबी के अंदर, आई थिंक इट्स एन इनक्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज अ लॉट टू डू इन पीसीबी, देयर इज अ लॉट टू अचीव। छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा एक बड़ा डिफरेंस लेके आ सकती हैं। सो आई थिंक इफ वी हैव द राइट पीपल इन प्लेस and we do the right things, there is a lot to gain in it. ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक्स अ लॉट, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड चीज़ें हमें पता चली। अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंड नॉट जस्ट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स, वेदर दे आर फॉलोइंग द मेडिकल एडवाइजरी और नॉट। इन सारी चीज़ों को अकाउंटेबल जब तक नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आ सकेगी। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हमने जो है डिस्कशन की, एंड आई होप कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ज़्यादा इस टॉपिक पे और बात कर सकेंगे। इसी के साथ सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।